हेलो बच्चों, आज मैं पीजीटी कृषि 2021 में जो परीक्षा होने जा रही है अभी 2-4 दिन बाद, उसके संबंध में एनिमल साइंस के 51 प्रश्नों का हल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट कम हल ही समझिए, और जो मुझे लगता है कि इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रायः उससे आते भी हैं। तो यदि आपको समय हो तो 4-5 मिनट 10 मिनट इसको निकाल के अवश्य पढ़ लें, और यदि आपने तैयारी कर ली है तो हमें लगता है फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। देर न करते हुए मैं पहला प्रश्न ये जो दिया है, डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ शीप इज, तो भेड़ की दुकाजी नस्ल हमने पूछी है। तो इसमें डॉर्सेट है, साउथ डाउन है, सफोक है और कोरिडेल है। तो इसमें डुअल पर्पज यानी ऊन और मीट के लिए, दोनों के लिए जो सुटेबल है, तो ये कोरिडेल है। दूसरा प्रश्न है, एवरेज लेंथ ऑफ फाइन वूल फाइबर इज, जो वूल फाइबर होते हैं उनका लंबाई के हिसाब से फाइन, मीडियम, कोर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उनके हिसाब से पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है फाइन वूल के श्रेणी में आएगा। तो इसमें जो साइज दिया हुआ है, तो ये ए ऑप्शन सही है, 2.5 to 12.5 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, कॉल्ड गिनिया गोट, गिनिया पिग आप सुने होंगे, और गिनी गोट या गिनिया गोट भी कहते हैं। और वो बकरी कौन सी है? तो इसमें बारबरी, चेगू, बीटल, ब्लैक बंगाल। तो इसमें बरबरी कहते हैं। तो बरबरी बकरी जो है गिनिया गोट भी कही जाती है। अगला है, गोट ब्रीड फॉर सुपर फाइन वूल इज, सुपर फाइन मैंने अभी कहा था, ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ऐसी कौन सी गोट की प्रजाति है जिसमें अति उत्तम ऊन पाई जाती है? तो इसमें है चेगू, संगमनेरी, ब्लैक बंगाल, बीटल। तो इसमें चेगू है, चेगू सुपर फाइन वूल के लिए बकरी की ये ब्रीड है, नस्ल है। पांचवा प्रश्न है, मेजर किडिंग पीरियड इज, किडिंग माने बच्चा देने को कहते हैं। किडिंग बकरी में, बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। तो इसमें एक चौथा ऑप्शन भी होगा, चौथा इसमें ऑप्शन है नॉन। तो मेजर किडिंग पीरियड इज ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसमें उत्तर सही होगा। तो जो ये फरवरी मार्च इसका सबसे प्रमुख पीरियड होता है, जब बकरी जो है बच्चा अधिकतर देती हैं। तो इस समय आप याद रखें किडिंग का पीरियड। चूज द करेक्ट मैच, सानेन, मिल्क, अंगोरा मोहर, डॉन, कैशमेयर, डी आलमर्ड। तो इसमें उद्देश्य के लिए बकरी की नस्लें हैं, तो इसमें डी है, सभी मैच हैं। जो सानेन दूध के लिए है, अंगोरा मोहर ऊन के लिए है, और डॉन काश्मीर के लिए है। तो ये सभी मैच हैं। अगला है, मैक्सिमम मिल्क यील्ड पर लैक्टेशन इज, एक ब्यात में अधिकतम दूध किसमें होता है? बीटल, जमुनापारी, नेलोरी, बरबरी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, बीटल। आठवां है, नॉट ए एशियाटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री यानी मुर्गी की कौन सी जो है एशियाटिक ब्रीड नहीं है? तो मिनोरका, ब्रह्मा, कोचीन और लैंगशान। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मिनोरका जो है वो एशियाटिक ब्रीड नहीं है,
बाकी सभी एशियाटिक ब्रीड हैं। नॉट एन इंडियन पोल्ट्री ब्रीड, भारतीय जो पोल्ट्री नस्ल नहीं है, भारतीय नस्ल नहीं है, उसमें से लेगहॉर्न, बुसरा, कड़कनाथ, असील तो सभी हैं। ए ऑप्शन इसमें नहीं है। लेगहॉर्न, लेगहॉर्न जो है भारतीय नस्ल नहीं है, तो आप ये चीज़ों को याद रखें। एवरेज एग लेइंग एज ऑफ हेन इज, तो किस उम्र में मुर्गी अंडा देने लगती है, तो सप्ताह में दिया गया है 20 सप्ताह, 25 सप्ताह, 30 सप्ताह, नॉन, तो इसमें भी ए ऑप्शन सही है 20 वीक्स। अगला है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एग हैचिंग इज, तो सॉरी पीरियड नहीं है, टेम्परेचर होना चाहिए था, इंक्यूबेशन टेम्परेचर, तो ये गलत हो गया है छपने में, तो ये टेम्परेचर है। तो इसमें पूछा गया है कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर एग हैचिंग के लिए क्या आदर्श रहता है, तो इसमें बहुत कम अंतर पे दिए गए हैं। आपको परीक्षा में इसी तरीके के अंतर मिलेंगे अगर आता है तो इसमें 37.2, 37.8 डिग्री सेल्सियस, यही ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर है ये। नॉट ए वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, ये मुर्गियों की कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है, तो इसमें पुलोरम, ल्यूकोसिस, फाउल पॉक्स, रानीखेत सभी हैं। ए ऑप्शन गलत है, पुलोरम, पुलोरम छोड़ के सभी बीमारी, हाँ पुलोरम भी इसी की बीमारी है लेकिन वो वायरस से नहीं होती है। अंगोरा रैबिट इज यूज्ड फॉर, तो अंगोरा रैबिट का नाम आपने सुना होगा, ये ऊल के लिए अच्छा है या मीट के लिए अच्छा है या दोनों के लिए है या मनोरंजन रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए अच्छा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया होगा, मीट और ऊल दोनों के लिए ही उत्तम है अंगोरा। अगला प्रश्न है कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिंगल काउ इज, एक गाय के लिए कवर्ड एरिया यानी छत युक्त जो होगा वो कितना क्षेत्रफल चाहिए, 12 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर, 21, तो इसमें ए ऑप्शन है 12 मीटर स्क्वायर, 12 वर्ग मीटर। चूज द करेक्ट मैच, बक, तो बक एडल्ट अनकैस्ट्रेटेड मेल गोट, अनकैस्ट्रेटेड माने बिना बधिया किया हुआ नर किया हुआ नर बकरी, जो नर बकरा होता है उसको बक कहते हैं, तो ये सही मैच है। डो एडल्ट फीमेल गोट, ये भी सही है। किड यंग गोट, किड में सेक्स की पहचान नहीं होती, नर मादा दोनों होते हैं और इसलिए उनको किड कहा जाता है, बेबी, तो ये भी सही है। तो डी ऑल ऑफ द मैच, यानी इसमें सभी मैच हैं। अगला है चूज द करेक्ट मैच, रैम एडल्ट अनकैस्ट्रेटेड मेल शीप, रैम जो है बिना बधिया किया हुआ नर भेड़, ये भी सही है। और बी ऑप्शन है ईव, क्या है, एडल्ट फीमेल शीप, जो है जवान मादा भेड़, ये भी सही है, ईव कहते हैं इसे। लैम्ब यंग शीप, ये भी ऑप्शन सही है, लैम्ब जो होता है उसमें सेक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, दोनों को कहते हैं, यानी बेबी भेड़। डी ऑल ऑफ देम, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी ऑल ऑफ देम, यानी सभी सुमेलित हैं। 17 है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ इज, गाय का नॉर्मल जो है सामान्य तापमान क्या होता है, तो ये बहुत महीन डिफरेंस दिया है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 37.8 टू 38.9 डिग्री सेल्सियस। 18 है चूज द करेक्ट मैच अबाउट काउ, काउ के संदर्भ में ये सभी सूचनाएं हैं, तो उसमें कौन सुमेलित है इसको पहचानना है। पल्स रेट, नाड़ी दर,
4 से 50 पर मिनट, ये सही है। रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर 20 से 25 पर मिनट, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी सही है, यही उत्तर सही है और डी तो नहीं सही है, यानी इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है एग्जैक्ट जैसे इसमें वर्णित है। पल्स रेट ऑफ गोट इज, तो बकरी की नाड़ी दर इसमें पूछी गई है, तो ए ऑप्शन सही है, 70 से 80 पर मिनट। इसको आप याद करें अगर इच्छा हो। ब्लू टंग इज ए वायरल डिजीज ऑफ, नीली जुबान एक विषाणु से होने वाली बीमारी है पशुओं की, वो किस में होती है? तो ये काऊ में होती, गोट में होती है, बकरी में। ये भेड़ में भी होती है, यानी बकरी और भेड़ कोई ऑप्शन होगा वो सही होगा, लेकिन काऊ, बफलो और अन्य में ये नहीं होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर रेंडर पेस्ट इज, रेंडर पेस्ट को पोका पोकनी कहते हैं, तो इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज, ए ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। और पूछा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एमडी, अदर नहीं है, ऑफ है ये, ऑफ एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, खुरपका एवं मुंहपका का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, सरकार इसके लिए वैक्सीनेशन भी करवाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, 2 to 5 डेज, यानी बहुत जल्दी ही इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होता है। 23वां है मोस्ट वेरिएबल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इज, इसको ध्यान से समझें हर एक प्रश्न को। मोस्ट वेरिएबल फ्रैक्शन, जब हम मिल्क का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें फैट, वाटर, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल विविधता किस में पाई जाती है ये पूछा गया है। तो फैट, वाटर, प्रोटीन, लैक्टोज, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, फैट। फैट जो है मोस्ट वेरिएबल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, दूध का सबसे ज़्यादा विविधता वाला, यानी जिसमें बार बार अंतर आता जाए, वो जो है वसा है, फैट है। मैच अबाउट मिल्क, दूध के बारे में मिलान करना है। व्हाइट कलर केसिन, तो ये सही है, व्हाइट कलर सफ़ेद रंग, केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है उसके कारण होता है। येलो कलर कैरोटिड, ये भी ऑप्शन सही है, सी बोथ ए एंड बी, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मोस्ट अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रश्नों को समझिए। अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी दूध को अगर रख देंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। तो इसमें कौन है? लैक्टोज है, मिनरल है, फैट है, केसिन है, तो हमें लगता समझ में आ गया होगा, लैक्टोज, लैक्टोज है, उसको हमेशा याद रखिए, मोस्ट अनस्टेबल। और है लीस्ट वेरिएबल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इज, लीस्ट वेरिएबल का अर्थ यहाँ हुआ कि जिसमें मिल्क में अगर हो, ताजे मिल्क में, तो उसका परसेंटेज लगभग समान रहता हो, तो वो लीस्ट वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ लैक्टोज होगा, लैक्टोज लीस्ट वेरिएबल भी है, और अभी ऊपर हमने बताया था अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल है। दोनों चीज़ें लैक्टोज के बारे में ही सही हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे। एवरेज लैक्टोज कंटेंट ऑफ काउ मिल्क इज, गाय के दूध में लैक्टोज का औसत मान कितना होता है, कितना % होता है, इनमें से कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, 4.5%। 28वां है एवरेज लैक्टोज कंटेंट ऑफ बफलो मिल्क, तो भैंस के दूध में लैक्टोज का क्या है, तो इसमें देखिए बहुत थोड़ा वेरिएशन किया है, 4.8%, ये भी सही ऑप्शन है, ये याद रखिए। मैच किसके बारे में? द एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क, औसत उसका जो संरचना होती है उसके बारे में मिलान करना है। काऊ SNF,
सॉलिड नॉट फैट गाय में सॉलिड नॉट फैट क्या इतना होता है, ये मिलान करना है। ऐसा एक टीजीटी में आया था और आने की और भी संभावनाएं हैं, तो आप समझ लीजिए ये ऑप्शन एकदम मैच है। 9.25। बफलो में एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट 9.86, ये भी सही ऑप्शन है। सीप भेड़ में एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट, भेड़ के मतलब दूध की बात हो रही, मिल्क ऊपर दिया भी है, तो 11.39, तो ये भी बात मैच है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, यानी ऑल ऑफ द मैच। आप इनको याद कर लिए, अगर याद करें हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 30 है मैच द एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क। फिर एवरेज कंपोजिशन मैच कराया गया है दूध का। काऊ में लैक्टोज कितनी होती है, तो ये 4.95, बफलो लैक्टोज 5.48, सभी हैं। गोट लैक्टोज 4.27, ये भी मैच है। डी ऑल मैच है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन आंकड़ों को आप देख लें। तीसरा है मैच एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क, फिर मिल्क से ही मैच कराना है, तो इसमें है काऊ फैट, गाय के जो है वसा, तो 4.14, ये सही है, मैच है। बफलो फैट 7.37, मैच है। गोट फैट 4.25, मैच है। सी फैट 7.90, मैच है। बच्चों एक बात मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो मैंने डाटा दिया है अगर आया तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, उसमें पॉइंट का भी रद्दोबदल नहीं करेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित जानते होंगे यही रहेगा लगभग में। 32 है मैच एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क काऊ वाटर, मतलब जो दूध में जो है गाय के कितना पानी होता है, तो 86.61, ये सही है। बफलो वाटर, बफलो के दूध में, तो ये भी सही है, कम होता है पानी। और गोट वाटर 87% है, ये भी सही है। सीप वाटर, ये भी सही है। यानी यहाँ चारों ऑप्शन सही हैं, यानी एक और हो जाता ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। मैंने इसलिए दिए हैं कि आपको याद कर लें और कोई अगर आता है तो आपसे गलत न हो, इसीलिए प्रश्न का आशय यही है कि अधिकतम आपको जानकारी हो जाए। 33वां है मैच एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क काऊ टोटल सॉलिड्स, गाय में कुल ठोस, टोटल ठोस कितना होता है गाय के दूध में, मिल्क है एवरेज कंपोजिशन, तो 13.19%, मैच है। बफलो टोटल सॉलिड्स 17.25, ये भी मैच है। गोट टोटल सॉलिड्स 13, ये भी मैच है। सीप टोटल सॉलिड्स, ये भी मैच है। यानी यहाँ पर भी एक अलग ई ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द मैच, वही सही होगा। यानी जितनी भी जानकारी हमने दी है ये सही है और सुमेलित है, आप इच्छा हो तो याद कर लें। मैच एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क, फिर हमने एवरेज कंपोजिशन जो पीएच है, अब मिल्क है किसी विशेष नहीं, अब नॉर्मल मिल्क की बात कही गई है, तो पीएच है तो कैसा है, ये हल्का अम्लीय है 6.5 to 6.7%। ट्राइटेबल एसिडिटी तो ये 0.14 to 0.84। काऊ मिल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये है काऊ मिल्क, ये काऊ मिल्क की है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1.018 to 1.036 इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई नहीं एक चीज पूछी जा सकती है। बफलो मिल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 to 1.083, देखिए यहीं से गाय की भी इतनी है, भैंस की भी इतनी है, लेकिन अंत में ये 0.36 है, ये 0.38 है, यानी थोड़ा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक है। क्यों अधिक है, आप अगर जानते हो तो हमें बताएं कमेंट करके कि ऐसा क्यों, कैसे हुआ। डी इसमें, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ए बी, ये सी है, हमें लगता है ये डी होना चाहिए, यानी ऑल मैच है, कुल मिला के सभी मैच हैं, सुमेलित हैं। 35 है लैक्टोमीटर मेजर्स, लैक्टोमीटर से क्या आप नापते हैं, लैक्टोज शुगर नापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, टोटल शुगर नापते हैं, या नॉन, इसमें से कोई नहीं नापते हैं।
तो वास्तव में लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चीज आप याद रखें। डी है और 36वां है मिल्क डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, जो दूध की डेंसिटी होती है, सघनता, उसको किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, विस्कोसिटी मीटर, ग्रेविटी मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से दूध की डेंसिटी नापी जाती है, याद रखिएगा। मैच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, एक आया भी है इसमें, तो यहाँ पे सी होना चाहिए, काऊ मिल्क है ये, काऊ मिल्क। तो इसमें काऊ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.572 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क काऊ मिल्क का है। तो गाय के दूध का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। बफलो, ये भी बी छूट गया है। बफलो का यानी भैंस का जो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, ये भी सही है। और मिल्क यानी जब गाय भैंस न हो के दूध का, ये टीजीटी में पूछा भी जा चुका है, माइनस में है सभी आंकड़े, -550 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है, यानी डी ऑल मैच। तो क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया जा सकता है, आप इसको याद कर लें, अभी समय है। 38 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100.17 डिग्री सेल्सियस, 100.51 डिग्री सेल्सियस, 101.01 और 101.12। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 100.17 डिग्री। कितना माइन्यूट अंतर है, आप इसको याद रखें। 39वां है बीएमआर टेस्ट इज फॉर, बीएमआर टेस्ट किस लिए करते हैं? बैक्टीरियल काउंट इन मिल्क, दूध में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करने के लिए। बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो शरीर का है, उपापचय ज्ञात करने के लिए। रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट, ये तो इसमें सबसे जो बीएमआर टेस्ट किया जाता है वो ए ऑप्शन सही है, बैक्टीरियल काउंट इन मिल्क। तो याद रखें। मिल्क एडल्ट्रेशन विद वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय, प्रायः दूध में पानी सबसे ज़्यादा मिलाने का प्रचलन है, और तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें ये है फ्रीजिंग पॉइंट देख करके, लैक्टोमीटर से रीडिंग ले करके, सी यानी बोथ ए एंड बी, और डी नॉन। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रीजिंग पॉइंट और लैक्टोमीटर दोनों से पानी का अगर एडल्ट्रेशन है तो पता चलता है, तो याद रखें। 41 इन होमोजेनाइज्ड ऑफ मिल्क द फैट ग्लोब्यूल साइज बिकम, आप नहीं, इन होमोजेनाइज्ड मिल्क द फैट ग्लोब्यूल साइज बिकम। अगर दूध को हम ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर बन जाती है, तो ऐसा न होने पाए तो उसके जो फैट के ग्लोब्यूल होते हैं उसको चर्न करके महीन महीन तोड़ दिया जाता है, और वो दूध में मिल जाता है, तो ऊपर नहीं आने पाता है, तो उसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। तो वो जो फैट के ग्लोब्यूल हैं या अणु हैं वो कितने छोटे हो जाते हैं होमोजेनाइजेशन के बाद, यही बात पूछी गई है। तो इसमें है नॉट लेस देन 1 माइक्रोन, नॉट लेस देन 2 माइक्रोन, नॉट लेस देन 3 माइक्रोन। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, नॉट लेस देन 1 माइक्रोन, यानी इतने ग्लोब्यूल जो होते हैं इस साइज के 1 माइक्रोन से छोटे न हो, ऐसे तोड़ते हैं, और जब मिल्क होमोजेनाइजेशन हो जाता है, होमोजेनाइज हो जाता है। एलटी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, तो एलटी आप जान ही रहे हैं, पास्चराइजेशन का एक तरीका है। तो कितने इसमें टेम्परेचर और समय दिया है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ये तो सबको पता ही होगा, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। एसटी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, इसका भी ए ऑप्शन सही है, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ये सब याद रखिएगा, कंफ्यूज
मत होइए वहाँ। टाइम फॉर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, ये ट्रीटमेंट की एक विधि है, उसको UST भी कहते हैं, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क। तो कितनी देर के लिए किया जाता है, तो ये ए ऑप्शन है, 1 से 6 सेकेंड के लिए, 1 to 6 सेकेंड, सेकेंड मिनट नहीं सेकेंड। आफ्टर STST ट्रीटमेंट कूलिंग टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज, जब STST ट्रीटमेंट कर लेते हैं तब दूध को ठंडा किया जाता है एकाएक। तो वो पूछा है किस टेम्परेचर पे दूध को ठंडा किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस टू 1। तो ए ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। 46 है मिल्क स्टरलाइज्ड एट, तो मिल्क को स्टरलाइज करते हैं, ए ऑप्शन इसमें सही है। आप याद रखें स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट, ये इम्पॉर्टेंट है स्टेरिलाइजेशन के लिए। 115 से 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट। 47वां है योगर्ट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया इज, योगर्ट एक दही ही होता है लेकिन उससे थोड़ा अंतर होता है, हमने इस पे वीडियो डिटेल बनाया है, फिर भी यहाँ हमने पूछ ही लिया है कि बैक्टीरिया उसमें क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस, सी है बोथ ए एंड बी और डी नॉन। तो आपको पढ़ ही लिए होंगे अब तक। इसमें 2 बैक्टीरिया काम करते हैं मुख्य रूप से, और वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस। जबकि दही कर्ड में केवल ए ऑप्शन सही होता, अगर दही पूछा जाता तो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस ही उत्तर सही होता है, इसको हम बता चुके हैं। मॉइस्चर इन घी शुड बी, तो आप जान ही रहे हैं कि घी में नमी जितनी कम हो तो ए ऑप्शन सही है, नॉट मोर देन 0.5%, 0.5% से ज्यादा नमी घी में नहीं होनी चाहिए। और ये 48 है, ये 49वां है कैटल ब्रीड फेमस फॉर ट्रॉटिंग इज, ट्रॉटिंग माने घोड़ा चाल, जो कि साधारण न चलकर घोड़ा जैसे चलता है तो दुलत्ती मतलब एकदम दुलकी चाल जिसे कहते हैं, उछलता हुआ चलता है। और ये एक बड़ी विशेषता, फेमस फॉर ट्रॉटिंग यानी उछलता हुआ चलता है, जैसे घोड़ा चलता है। तो कौन है इसी कैटल की ब्रीड, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, हरियाणा, राठी, मेवाती, नागौरी। तो ए ऑप्शन सही है नागौरी। 50वां है सुनंदिनी ब्रीड ऑफ काऊ इज, सुनंदिनी ब्रीड ऑफ काऊ, तो सुनंदिनी जो गाय की नस्ल है कैसी है, क्रॉस है कि सिलेक्शन है कि देसी है कि नाम से ही है ब्यूटीफुल है, तो ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, संकर प्रजाति है, संकर नस्ल है, याद रखिएगा। सुनंदिनी नाम से लगता है कि ऐसे ही है। कॉपर कलर स्किन ऑफ बुफेलो ब्रीड इज, कौन सी ऐसी बुफेलो की ब्रीड है भैंस की जिसका तांबिया रंग होता है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, ए ऑप्शन सही है भदावरी, भदावरी। तो बच्चों इस तरीके से हमने 51 प्रश्नों का ये जो मॉक टेस्ट कहिए या जो भी आप समझते हो, इसमें बहुत सी सूचनाएं हमने दी हैं, इनको याद कर लीजिए। ये सूचनाएं हमने ऑथेंटिक सोर्स से दी हैं, सामान्य पुस्तकों से नहीं। फिर भी यदि आपने कहीं से पढ़ा है और अंतिम समय है तो आप अपनी बात को याद रखें और इन बातों को विशेष ध्यान न दें। ये नहीं पढ़ा है तो इनको एक दिन बैठ करके अच्छी तरीके से याद कर लें और पॉइंटों में जो दिया है बिल्कुल वैसे याद कर लें। तो हमारी सभी को शुभकामनाएं। हमारे मॉक टेस्ट जो एग्रीकल्चर के विषय से उनको दोहरा लें, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के इसलिए नहीं डालता हूं, जो मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं लगभग उसी से प्रश्न आते हैं और आएंगे। मैंने एनिमल साइंस के नहीं कोई मॉक टेस्ट डाले थे, इसीलिए मैं ये मॉक टेस्ट डाला हूँ। इससे पहले टीजीटी के लिए भी डाला था, उससे बहुत से प्रश्न आए थे। दोनों को मिला के पढ़ लें तो हमें उम्मीद है कि आपको जरूर लाभ होगा। और मेरी परीक्षा से पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।